वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। हमारे संवाददाता अजहर, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से? देखिए सोनिया, अगर हम जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम जो है दरअंदाजी की जो यहाँ पे कोशिश की गई, जो घुसपैठ की यहाँ पे कोशिश की गई, जो नॉर्थ कश्मीर के मिसल एलओसी सेक्टर के दरमियान जहाँ पे एक जो है घुसपैठ की यहाँ पे कोशिश की गई, जो बीती शाम में है सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मूवमेंट दिखी मिसल सेक्टर में, और उसके बाद में जो अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने आनंद फान एक ऑपरेशन शुरू किया, और इस ऑपरेशन के दौरान जो है अभी तक जो है 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। फिलहाल इस इलाके को पूरी तरीके से जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है, फिर अभियान जो है अभी भी जारी है, और कहीं ना कहीं इस दरअंदाजी की कोशिश के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि तकरीबन 200 से 250 जो आतंकी है वो घुसपैठ के ताक में है, क्योंकि सर्दियां आने वाली है, और इस हवाले से वो सर्दियां शुरू होने से पहले ही वो घुसपैठ करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की वजह से और उनकी इंटेलिजेंसी की वजह से ये दरअंदाजी, या हम यूं कहेंगे कि एक घुसपैठ की कोशिश को रोक दिया गया है। फिलहाल इस इलाके को या इस सरहदी इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, और मजीद जितने भी छुपे घुसपैठी है उनको बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। दूसरी अगर हम अहम खबर की अगर हम बात करें, सियासत के हवाले से बात करें, लगातार कल दिन भी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की जानिब से जिस तरीके से उन्होंने राज्यसभा मेंबर्स के लिए उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो दर्ज किए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी तक जो है 4 कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, और इसी तरीके से बीजेपी के जो 3 कैंडिडेट्स हैं वो अभी मैदान में है। कुल मिला के जो अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 9 कैंडिडेट्स है, जिसमें आजाद उम्मीदवार के तौर पे भी काफी सारे जो कैंडिडेट्स है वो जमा हो गए हैं, और 9 कैंडिडेट्स जो है इसमें जमा हो गए हैं, और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार, जिसमें सनी ओबराय, चौधरी मोहम्मद रमजान, शजात किचलू, और कल जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो खींचातानी चल रही थी, और इसी बीच में जब कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने से इनकार किया, और उसके बाद में जो तकरीबन शाम के समय जो है इमरान नबी डार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है उसने भी यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा किया। तो इस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 4 कैंडिडेट्स अभी राज्यसभा मेंबर की कैंडिडेट्स में है, और इसी तरीके से अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के तकरीबन 3 कैंडिडेट्स जो है अभी मैदान में है। दूसरी अगर हम खबर की अगर हम बात करें बाई पोस्ट के हवाले से, जिस तरीके से 2 अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें घाटी के बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से एक इलेक्शन होने जा रहा है, और इसी तरीके से जम्मू क्षेत्र के जो कठुआ है वहां से भी इलेक्शन होने जा रहा है। तो दोनों इलेक्शन जो है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है सीएम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जीत के आए थे, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ से जो है रिजाइन दिया था, और उसके बाद में ये सीट जो है तब से खाली है। दूसरी जानिब जो है 1 साल होने को है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को पूरे जम्मू कश्मीर में, और इस हवाले से काफी जो है सियासत भी गरमाई हुई है। अगर हम इस हवाले से बात करें, आंकड़ों की बात करें, तकरीबन जो है 73 यानी 73 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वो बडगाम में तैनात किए गए हैं, और इसी तरीके से अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तकरीबन 150 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे जो है तैनात किए गए हैं, जिसमें वोटर्स की तादाद अगर हम देखेंगे 1,26,000 के करीब जो वोटर्स है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम जम्मू क्षेत्र की इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो तकरीबन 97,800 के करीब जो है, तकरीबन जो हम यूं कहेंगे जो 97,000 के करीब जो वोटर्स है वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे बडगाम में काफी यहाँ पे गुत्थम देखने को मिलेगी, क्योंकि अब की बार जो वहाँ पे आगा रूला है, मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने साफ तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में लोगों से वादे किए थे, उस हवाले से अभी तक जो है सरकार उस पर नहीं उतर रही है, और इस हवाले से उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करने में, और किसी भी चुनावी रैली में हिस्सा लेने से भी उन्होंने इनकार किया है। लेकिन दूसरी जानिब से भाजपा की जानिब से भी कई चेहरे यहाँ पे आने की आशंका है, और कई चेहरों को भी इसमें लाने की जो है बात जताई जा रही है। और जो जम्मू क्षेत्र वाला जो विधानसभा है तो वहां से भी
जो है भाजपा की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पे दिखती नजर आ रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी पे किसका सर पे सहरा होगा, या जम्मू क्षेत्र के जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे किसके सर पे सहरा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बैक टू बैक मीटिंग है और उसके बाद में अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस था उसमें भी काफी खटाई देखने को मिल पा रही है। लेकिन दूसरी जानब से जो बाकी पार्टियां हैं जिसमें अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वो भी इस बार जो है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने के मूड में है। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन जो है इसमें काफी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरीके से उनको आशंका ये लग रही थी कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको आगा रहुल्ला जो कि मेंबर पार्लियामेंट है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनको लग रहा था कि आगा जो है उनके समर्थन में खड़ा होगा। लेकिन कल के एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने से इनकार किया। हालांकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से ही इलेक्शन लड़े हैं और मेंबर पार्लियामेंट है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि क्या वाकई तौर पे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या बाकी पार्टियां उस पर जीत दर्ज करेगी, या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से वापस इसमें मूड में आएगी। लेकिन दूसरी जांच से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया है कि इस बार जो है या तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से, या फिर आगा फैमिली से ही किसी एक जो कैंडिडेट है उसको वहां पे खड़ा करने की यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तौर पे वहां पे अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी यहाँ पे अभी समर्थन देने से भी इनकार किया है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ऊंट किस ओर करवट लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो है काफी जो घमासान युद्ध हम देखेंगे, सियासी युद्ध यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसके जो घोषणा है तकरीबन आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे अजय। हमारे साथ अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, अगर बात की मुख्य खबरों अयोध्या की, तो अयोध्या में इस समय जो दीपावली है उसकी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। अगर वही बात की है दीपावली की, तो दीपावली में इस बार क्या वो मुख्य चीजें रहेंगी, क्या पिछली बार 2024 से इस बार की 2025 की जो दीपावली होगी वो अलग होगी। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार की अगर बात किया है तो पिछली बार के जो आंकड़े थे करीबन 25 लाख कुछ हजार दिए जलाए गए थे, जिसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर दर्ज किया था। वही अगर बात किया है 2025 की, 2025 में करीबन 26 लाख से ज्यादा दीपावली दीप जलाई जाएंगी, और जो दीप जलाई जाएंगी उस बार भी अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करेगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की है दीपावली की, उस स्थान की जो राम की पीढ़ी है, वो राम की पीढ़ी में स्थान उतने ही है, पर उस स्थान में किस तरीके उसको स्ट्रक्चर अलग बनाया जाए, जिस वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही नाम दर्ज करे और तोड़े, उसको तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं अगर बात की है इस बार जो प्रभु श्री राम की जो सरयू घाट है, सरयू घाट पे पिछली बार करीबन 1100 लोग एक साथ पुजारी लोग आरती उतारते हुए दिखाई दिए थे। उस बार भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2024 में अपन रिकॉर्ड तोड़ा था। और अगर बात की 2025 का, इस बार करीबन 2100 से ज्यादा पुजारी सेम पीले वस्त्र में सरयू मां के आरती उतारेंगे एक साथ, और इस बार भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखाई देंगे। वही बात की अगर दीपावली के, दीपावली में करीबन 1100 से ज्यादा ड्रोन शो होगा, जो ड्रोन शो में प्रभु श्री राम जी रावण का वध करते हुए, सीता माता से मिलाप करते हुए, इस सारी चीजों की तैयारियां चल रही। करीबन 3 से 4 महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस बार उसमें भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तोड़कर अपना नाम दर्ज करेगा। वहीं अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर में पिछली बार करीबन 35 से 40 हजार दीप प्रज्वलित किए गए थे। इस बार करीबन 1 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किया है। और कल महासचिव चंपत राय से बातचीत भी हुई, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार मुख्य जो अलग तरीके चीजें होगी, क्योंकि जो दीप में तेल डाल के दीप प्रज्वलित किया था, उससे जो सफेद मार्बल है उसमें पीले रंग आने का कारण हो जाता है, जिस वजह से जो भक्तगण उसमें दर्शन करने आते हैं उनको देख के अजीब लगता है और कहीं ना कहीं फिसलने का भी कारण होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस बार जो प्रभु श्री राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान है, वो प्रथम तल पर राम दरबार बनकर तैयार है। उन सभी भी जो पूरे राम मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित किएंगे, इस बार दीप मोम के प्रज्वलित किए हैं, जिस वजह से तेल ना बहे और तेल का जो वेस्टेज है वो ना हो। वही अगर बात की इस बार राम मंदिर में और राम की पीढ़ी पर करीबन 20,000 से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जो गोबर के बने हुए हैं। उससे कहीं ना कहीं इनका यह भी उद्देश्य देना और एक अलग जनादेश अयोध्या से जाएगा कि जो प्राकृतिक है, गौशाला के प्रति प्रेम, और साथ ही साथ अगर बताएं दीप प्रज्वलित करने से जो लोगों का ऐसा कहना होता है कि पॉल्यूशन होता है, तो उससे वातावरण शुद्ध रहेगा, इसको लेकर और गांव के प्रति प्रेम के लिए भी एक अलग संदेश जाएगा।
वहीं अगर बात की दीपावली के अलावा भी, तो अयोध्या में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई होगी, जीरो टॉलरेंस की नीति कार्य होंगे। उसी तरीके अगर यहाँ पे कोई क्राइम की चीज हो रही है तो एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के तहत यहाँ पे अभियान चालू किया गया, चाहे वो मिशन शक्ति हो गया और भी सारी चीजें हो गई। यहाँ पे जो दीपावली है, दीपावली में कहीं ना कहीं अभी पूरा कलंदर थाने में एक बड़ा हादसा होते हुए दिखाई दिया, जिसमें करीबन 6 लोग से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, पूरा घर तहस नहस हो गया था। उसकी तैयारियों को लेकर यहाँ पे देखा जा रहा है कि कोई भी ऐसा कारण अब यहाँ पे ना हो, क्योंकि अयोध्या में अगर ऐसा कुछ भी चीजें होती है तो विश्व में इसका एक अलग जनादेश जाता है। उसको लेकर तैयारियां जारी है और सभी जगह पे अयोध्या में आसपास जितनी भी जगह है, चाहे वो पटाखा बनाने की जो ऑथराइज्ड है उनके अलावा भी, और जो लोग ऑथराइज नहीं है अगर बना रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। डेली करीबन 10 से 20 किलो 30 किलो पटाखे पकड़े जा रहे हैं, जो सामग्री पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रहा है, उन पर जुर्माना भी लगाया, जिस वजह से ऐसा वो कोई भी चीजें ना करे जिस वजह से आम जनमानस के साथ भी उनकी वजह से कोई दिक्कतें हो जाए। वहीं अगर बात की तो कल कहीं ना कहीं यहाँ पे करीबन 100 किलो गांजा बरामद हुआ। तो जो नशा चीजें हैं, नशा को रोकथाम के लिए भी ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि अयोध्या में जो आने वाले बाहर से लोग हैं या फिर यहाँ से उसका एक अलग कोई ऐसा गलत जनादेश ना जाए। वहीं बात की इस बार दीपावली में, तो दीपावली में करीबन 20 से ज्यादा झांकियां निकाली जाएंगी। जो झांकियां हैं उसमें जैसे सूचना विभाग की पिछली बार 11 झांकी थी, तो 14 झांकियां हो जाएंगी, और सांस्कृतिक विभाग की झांकियां होंगी, अयोध्या विकास प्राधिकार की झांकी होगी। जो विकास अयोध्या में हुआ है उसको किस तरीके उस झांकी से पूरे अयोध्या का विकास दिखाया जाए, क्योंकि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ राम मंदिर, और राम मंदिर बनने के बाद प्रथम तल पर प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए, राम दरबार तैयार हो, उससे पहले ही यहाँ पे और भी चीजें विकास हो गया, चाहे वो एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड हो गया, और रोड को लेकर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हो गया, और ऐसी तमाम चीजें जो आ गई है अयोध्या में। बड़े बड़े होटल्स आ गए, जिस वजह से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे, लेकिन हमारे फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जी सोनिया जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस समय फिरोजाबाद में माहौल बना हुआ है, वो कहा जाए कि मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जो रणनीति है, वो है जीरो टॉलरेंस। और जीरो टॉलरेंस की यहाँ पर नीति साक्षात दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां यहाँ की जा रही हैं, चाहे पुलिस प्रशासन द्वारा हो, चाहे जिला प्रशासन द्वारा हो, तो वो उस तरह की कार्रवाइयां निरंतर की जा रही है। जिस तरह अभी एक बड़ी कार्रवाई की गई है 47 दिन पहले, यानी 47 डेज पहले एक 10 वर्षीय मासूम की बलात्कार करने की कोशिश की गई, और उसके बाद में असफल रहने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसमें एक कड़ी पैरवी की पुलिस ने, जैसे 22 दिन के अंदर, यानी 8। हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है ग्राउंड जीरो से आज उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल सोनिया, अगर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड लेवल पे जो ग्राम पंचायतें हैं उसको लेकर एक अहम बैठक करने वाले हैं, और गांवों से क्या रेवेन्यू निकाला जा सकता है, क्या क्या स्रोत हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पास, चाहे वो मछली पालन को हो, कीट पालन को हो, या जो ग्राम समाज की अतिरिक्त पड़ी ज़मीनें हैं उन पे कौन से व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाए जा सकते हैं और सरकार की आर्थिकी से उनको जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो ग्राम पंचायत होती है प्रशासन की पहली वो सीढ़ी होती है, जो वहाँ से एक शुरुआत होती है और आके मुख्यमंत्री कार्यालय पे समाप्त होती है। तो इसको लेकर एक अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाना है कि गाँव को भी आर्थिक रूप से जोड़ा जाए। वहीं हम राजनीतिक गलियारे की बात कर लें तो ओपी राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा बातचीत चल रहा है, अगर गठबंधन बिहार के चुनाव में नहीं होता है तो हम जो क्षेत्रीय दल हैं, वो चाहे निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी अपना दल हो वो हो, उसके साथ मिलकर हम गठबंधन करेंगे और अपनी ताकत का एहसास करेंगे। तो एक तरह से उनका जो ये स्टेटमेंट है कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल है लगातार प्रेशर राजनीति क्रिएट करते रहते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी मुद्दे की बात की जाए। ऐसे में चूंकि एक थर्ड फ्रंट स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी ने बनाया है, उसके बाद से ओपी राजभर का ये बयान काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ये सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में खास करके इनका बहुत बड़ा बेल्ट है जो वो काफ़ी वोट प्रभावित करते हैं, और बिहार में इसी प्रेशर राजनीति के तहत महत्वपूर्ण सीटें लेने का एक प्रयास इन मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है।
वहीं हम अयोध्या दीपोत्सव की बात कर लें तो इस बार का अयोध्या दीपोत्सव बेहद खास होने जा रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं को बनाया, उसके अलावा गौ सेवा और गाय को कैसे आर्थिक रूप से जोड़ा जाए, गाँवों को कैसे सब्सिडी देने का काम किया कि अगर गौ आप पालते हैं तो आपको इतनी सब्सिडी सरकार देगी। और ऐसे में जब गाय के गोबर से पेंट बने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया था कि जो भी सरकारी भवन है वो गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाए। तो कहीं ना कहीं गाय को भी अब एक ऐसे आर्थिकी क्षेत्र में उतारा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांव में हो शहर में है, अगर गाय पालता है तो उसके गोबर से भी उसे आर्थिक मदद मिल सकती है। और इसी गोबर की कड़ी में अब अयोध्या दीपोत्सव में भी दिए जलाए जाएंगे। तो एक तरह से गाय के गोबर से बने दिए भी इस बार के दीपोत्सव में अयोध्या में शोभा बढ़ाते देखे जाएंगे। इसके अलावा तमाम वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है वो अलग बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि गाय के गोबर से बने दीपक भी इस बार अयोध्या में अपनी शोभा बढ़ाएंगे। इसके अलावा हम बलिया की बात कर लें तो जिस तरह से गो तस्कर अशोक यादव ने उसके पैर में गोली लगी है, एसटीएफ की तरफ से एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ कल 2 गिरफ्तारियां की थी और जिस तरह से हाफ एनकाउंटर दोनों के हुए, इतना तो संदेश साफ है कि बात चाहे गोरखपुर की हो, बलिया की हो या मुरादाबाद की हो, कहीं भी अगर आप कानून को हाथ में लेना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और योगी की एसटीएफ आपको बख्शने वाली नहीं है और आप पे कार्रवाइयाँ होंगी। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में एसआईआर मुद्दे पे अभी भी कांग्रेस और सपा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और जिस तरह से रिपोर्ट आई उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था को लेकर, और इसके अलावा जिस तरह से एक रिपोर्ट आई कि यहाँ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, उसके बाद से अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पे हमलावर हैं कि आप महिला अपराधों में नंबर 1 पे हैं, तो आप लॉ एंड ऑर्डर फेल होने में 1 नंबर पे हैं। तो एक तरह से राजनीतिक प्रक्रियाएं भी, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 8 सालों में काम किया है, बेहतरीन कानून व्यवस्था के दम पे ही सत्ता में वापसी भी की थी, और आज भी चूँकि अगर निवेश प्रदेश बना है तो कहीं ना कहीं से प्रदेश को भय मुक्त बनाने की वजह से ही बना है। अगर यहाँ पे रोजगार सृजन हुए तो कहीं ना कहीं जो निजी कंपनियाँ आई शहरों में, लखनऊ में, गोरखपुर में, इसके अलावा बुंदेलखंड के वो क्षेत्र जहाँ पे कोई भी निवेशक जानने से डरते थे क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था कि वहाँ पे निवेश किया जा सके। चाहे हम झांसी की बात कर लें या फिर हम चित्रकूट की बात कर लें, महोबा की बात कर लें, हमीरपुर की कर लें। इसके अलावा अगर पूर्वांचल की बात कर लें तो हम प्रयागराज में, बनारस में और गोरखपुर में, देवरिया में, बलिया में भी कोई निवेशक जाना नहीं चाहता था। यहाँ के एक एक तरफ माफियाओं का जिस तरह से बोलबाला होता था, कोई भी निवेशक नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में माफियाओं का सफाया किया गया, वही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश प्रदेश बना है और यहाँ पे रोजगार की असीम संभावनाएं बनी हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिहार चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण कड़ियां दिख रही हैं, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वहाँ पे सीट शेयरिंग का मुद्दा हो। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र। धर्मेंद्र, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप पूरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ फिरोजाबाद में जो मैंने पहले बताया था कि जो मुख्यमंत्री जी की जो रणनीति है जीरो टॉलरेंस, वो यहाँ आज जमीनी हकीकत में दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी व्यवस्था संभाले हुए है, वहीं जिला प्रशासन भी संभाला हुआ है। मैंने आपको बताना चाह रहा था कि 47 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करने की कोशिश की गई थी और उसको आरोपी असफल होने पर उसने उसको मार दिया था रस्सी से। उसी के पैरवी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 47 दिन में एक रिजल्ट आया कि उसके आजीवन कारावास हुआ है। उसको 62,000 रुपए का उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। उसके साथ साथ में पुलिस की जो महकमा है सौरभ दीक्षित के निर्देशन में 2 एसपी और कहा जाए अनुज चौधरी और एक एसपी रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से देखा जाए कि कल की डेट में उन्होंने 600 कुंतल यानी विस्फोटक पदार्थ जो अवैध था उसको अपने कब्जे में लेकर 2 लोगों को हिरासत में लेकर उसको जेल भेजा है। और तो यहीं पर कहा जाए कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी जनमानस के लिए आई है, जो आम जनमानस परेशान थे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को लेकर, जहां पर शासन के द्वारा 8 ऐसे नए डॉक्टरों को दिया गया जो विशेषज्ञ यहाँ पर आएंगे और वहाँ की जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त होंगी। इस तरह से यहाँ कार्य शासन के द्वारा से किया गया है। मेडिकल कॉलेज में
ऐसे 8 डॉक्टर रहेंगे और बारी बारी से सभी को उपचार देने की कोशिश करेंगे। उसी बीच में तमाम ऐसी कार्रवाई जो पुलिस की आज निरंतर चल रही है। इससे 2 दिन पहले का एक वीडियो दिखाएं आपको कि महिला सशक्तिकरण के तहत जो हाफ इनकाउंटर किया गया महिला दरोगाओं द्वारा, बड़ा सराहनीय पहल थी और जिसमें कहा गया कि महिलाओं पर जो गलत निगाह रखेगा वो अपराधी अपराध करने से भूल जाएगा, छोड़ देगा या वो जेल के अंदर जाएगा। तो जिस तरह का काम पुलिस कर रही है यहाँ पर बहुत सराहनीय काम है। जिस तरह से नीति जो है उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की वो फिरोयाबाद के अंदर दिखाई दे रही है। जी सोनिया जी, बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार यूपी पुलिस काम कर रही है और ये सराहनीय कार्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।